हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपकी पवन सीरीज हो जाती है, इसमें जो सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन का कक्षा शिक्षण हो जाता है, इस पर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आज जो ये आपका हो जाता है क्लास, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे और आज कंप्लीट हो जाएंगे। और कुछ हम लोग क्या करेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। और उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और हो सके तो अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स में तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम का टाइम है तो आपको तो बेनिफिट होता है, प्लस उन लोगों को भी बेनिफिट होना चाहिए, है ना। क्योंकि अपना बेनिफिट है तो अपनों का भी बेनिफिट होना चाहिए। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है 6 महीनों की रात और 6 महीनों का दिन होता है, कहाँ पर होता है? तो उत्तरी ध्रुव वृत्त पर या दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर या उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर या केवल दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, कहाँ पर होता है? तो देखिए 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन जो हो जाता है वो आपका हो जाता है उत्तरी ध्रुव वृत्त पर होता है। और अगर बात की जाए कि पृथ्वी के ध्रुवों पर करीब 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, ऐसा इसलिए होता है भाई, ऐसा होता है तो क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर टेढ़ी होकर घूमती है, इसलिए ऐसा होता है। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है, तो पठार कहलाता है, सिंधु पंख कहलाता है, महासागर धारा कहलाता है या प्रायद्वीप कहलाता है। तो 3 ओर से घिरा पृथ्वी का जो भाग हो जाता है वो प्रायद्वीप यानी प्रायद्वीप कहलाता है। और प्रायद्वीप मुख्य भूमि से जुड़ा होता है। कहाँ से जुड़ा होता है? तो मुख्य भूमि से जुड़ा होता है। और प्रायद्वीप के आसपास का पानी हमेशा नहीं एक ही जल निकाय होता है। मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी हो जाती है? तो काली मिट्टी हो जाती है, लाल मिट्टी हो जाती है, लेटराइट मिट्टी हो जाती है, चिकनी मिट्टी हो जाती है, कौन सी हो जाती है? तो मूंगफली की खेती के लिए अगर बात की जाए तो जो आपकी काली मिट्टी हो जाती है ये उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। और काली मिट्टी में अच्छी जल निकासी होती है और इसमें ह्यूमस भरपूर मात्रा में होता है। भाई ऐसा भी तो आ सकता है, अगर ये मूंगफली के लिए अच्छी है, बेहतर है, तो क्यों है ना। अगर क्यों है तो भाई इसमें क्या होता है कि जल की निकासी अच्छी होती है और इसमें क्या होता है, ह्यूमस भरपूर मात्रा में होता है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। अब देखिए, इसको जब काली कपास मिट्टी ही कहते हैं तो ये कपास के लिए तो बेहतर होगी ही, है ना। और अगर आ जाए कि रेगुर मिट्टी, तो वो भी आपकी काली मिट्टी है, ये इसके नाम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका कौन सा होगा? आंसर आपका काली मिट्टी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हो जाता है सर्वाधिक लक्षणता वाला सागर है, तो कैस्पियन सागर हो जाता है, लाल सागर हो जाता है, मृत सागर हो जाता है या भूमध्य सागर हो जाता है। तो सर्वाधिक लक्षणता वाला सागर जो हो जाता है वो मृत सागर हो जाता है। अगर बात की जाए कि मृत सागर क्यों हो जाता है, तो मृत सागर जो है वो खारे पानी की झील का उदाहरण हो जाता है। और ये कहाँ है? तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। अगर भाई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो मृत सागर है वो कहाँ पे है, तो ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में हो जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त या रामगुप्त। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक हो जाता है वो श्रीगुप्त। कौन? तो श्रीगुप्त, यानी आपका जो सा ऑप्शन है वो आपका हो जाता है राइट। बुद्ध चरित के लेखक हैं, कौन है बुद्ध चरित के लेखक? तो अश्वघोष, नागार्जुन, कालिदास, चरक, कौन हो जाते हैं? तो यहाँ पे बुद्ध चरित के जो लेखक हो जाते हैं वो अश्वघोष हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो अश्वघोष हो जाते हैं। अगर इन पर थोड़ी सी चर्चा की जाए तो अश्वघोष एक भारतीय बौद्ध दार्शनिक और कवि थे, ठीक है ना। अगर भाई पूछ लिया जाए कौन थे, तो अश्वघोष एक भारतीय बौद्ध दार्शनिक और कवि थे और इन्होंने 2री शताब्दी में बुद्ध चरित की रचना की थी। भाई कब की थी रचना? तो 2री शताब्दी में।
शून्य के आविष्कारक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, देखिए आर्यभट्ट है, भास्कर है, सीवी रमन है, वराह मिहिर है। तो शून्य के आविष्कारक कौन है? अब आपके 4 ऑप्शन है, यहाँ पे टिक तो आपको करना रहेगा, लेकिन ये जो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। अब आप कहोगे कि कंफ्यूजन के मैम 4 ऑप्शन है, एक पे टिक करना है, लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि क्वेश्चन भाई थोड़ा सा ऐसा पूछा गया शून्य के आविष्कारक, और जबकि यहाँ पे आर्यभट्ट है, भास्कर है, सीवी रमन है, वराह मिहिर है, लेकिन जो है उनका नाम नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो देखिए ये तो है नहीं, भास्कर तो है नहीं, सीवी रमन भी नहीं है और वराह मिहिर भी नहीं है। अगर बात की जाए आर्यभट्ट की तो एक तो टिक करना है, लेकिन अगर कोई जुड़ा है उस चीज से तो आप उसको क्या कर सकते हैं, हाँ में आंसर दे सकते हैं। लेकिन आर्यभट्ट जो हो जाते हैं वो जो है शून्य के आविष्कारक नहीं है, उन्होंने आविष्कार नहीं किया है। माना यह जाता है कि उन्होंने शून्य के मूल के लिए आधुनिक प्रतीक का योगदान दिया है, लेकिन है नहीं, आविष्कारक नहीं है ना। और अगर आविष्कारक की बात की जाए तो ब्रह्मगुप्त थे और ये शून्य के आविष्कारक माने जाते हैं। लेकिन आर्यभट्ट अगर नाम आता है तो ये आपका राइट ही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, प्रतीक का योगदान दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर्षचरित के लेखक हैं, हर्षचरित के कौन लेखक हो जाते हैं? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, ह्वेनसांग, कालिदास। तो हर्षचरित के जो लेखक हो जाते हैं वो बाणभट्ट हो जाते हैं। ऑप्शन आपका हो जाता है राइट। ठीक है, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं और ये संस्कृत काव्य है। अगर पूछा जाए आपसे ये जो काव्य है ये कैसा है, तो ये संस्कृत काव्य हो जाता है। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और हर्षचरित बाणभट्ट की पहली रचना है। ये भाई इनकी कौन सी रचना है? तो फर्स्ट रचना ये हो जाती है। चंदेल शासकों की राजधानी थी उज्जैन, धार, खजुराहो, कन्नौज। कौन सी हो जाती है? तो चंदेल शासकों की जो राजधानी है वो हो जाती है खजुराहो। कौन हो जाती है? तो वो हो जाती है खजुराहो। और चंदेल शासकों की राजधानी खजुराहो थी और बाद में क्या हो गई? बाद में हो गई महोबा। लेकिन यहाँ पे महोबा तो दिया नहीं है, खजुराहो दी, तो पहले थी, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ये राइट है आपका आंसर। ठीक है ना। महोबा हुई और चंदेल राजवंश में 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मध्य भारत पर राज किया। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाता है, दास वंश कहा जाता है। किसको दास वंश कहा जाता है? तो चंदेल वंश को, मंगोल साम्राज्य को, मुगल वंश को, इनमें से कोई नहीं। तो दास वंश किसको कहा जाता है? तो गुलाम वंश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो गुलाम वंश को कहा जाता है। और अगर बात की जाए कि दास वंश की स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और साल की अगर बात की जाए तो 1206 में की थी। और ये वंश दिल्ली सल्तनत पर राज करता था। कहाँ पे राज करता था? तो दिल्ली सल्तनत पर राज करता था। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हो जाता है? गुलाम वंश का अंतिम शासक तो फिरोज शाह, गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद, इनमें से कोई नहीं, तो कैकुबाद हो जाते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल में किस परत में घटित होती हैं? तो समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। किस में होती है? तो जो मौसम संबंधी जैसे वर्षा, कोहरा, ये सब किस में होता है? तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है ना। अगर समताप मंडल की बात की जाए तो यहाँ ये समान ताप यहाँ पे पाया जाता है। तो ये क्या होता है? वायुयान उड़ाने में ये क्या है, ये जो वायुयान होते हैं ना, तो यहाँ पे उड़ाई जाती है समताप मंडल में। और हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, छोड़ सब में आया बाहर, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो सीरीज है उस पर वर्क कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बाकी डिस्कशन क्लास में हम इसकी ट्रिक बताएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आपकी समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये जितने भी हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे विथ ट्रिक। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, वायुदाब को मापने की इकाई है। वायुदाब मापने की इकाई क्या है? मिलीबार है, सेल्सियस है, केल्विन है, एम्पियर है। क्या हो जाती है? तो वायुदाब को मापने की जो इकाई हो जाती है वो आपकी हो जाती है मिलीबार। और मिलीबार यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। और मानसूनी हवाओं की दशा में परिवर्तन होता है 24 घंटे में, 6 माह में, 3 माह में, 12 घंटे में। कब होती है? तो मानसूनी हवाओं की दशा में परिवर्तन 6 माह में होता है। इस तरह से आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है।
और अगला क्वेश्चन है, गर्म तथा ठंडी धाराओं के मिलने के स्थान पर उत्पन्न होती है। तो प्लेटन धारा, सारगेसम घास, जलकुंभी, गाजर घास कौन सी हो जाती है? तो गर्म तथा ठंडी धाराओं के मिलने के स्थान पर उत्पन्न होती हैं तो प्लेटन धारा, ये आपका राइट आंसर है। और भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 2 या 4 या 6 या 8। तो भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त हैं वो हो जाते हैं 6 अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 पारित हुआ। कब पारित हुआ सूचना का अधिकार अधिनियम? तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो देखिए यहाँ पे 15 अप्रैल 2005 या 15 जून 2005 या 15 अगस्त 2005 या 15 सितंबर 2005। तो कब होगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब पारित हुआ? तो 15 जून 2005 में। ठीक है, तो इस तरह से आपका बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? तो सूफी जर्राह या पीर या खान शामा कौन कहलाते हैं? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ना वो आपका पीर, सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक जो कहलाते हैं वो पीर हो जाते हैं, यानी कहलाते थे। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1970 में, 1960 में, 2010 में, 2011 में। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई वो 1960। और अगर इसमें बात की जाए किसने की, तो भारत में अगर बात की जाए तो MS स्वामीनाथन ने की। और अगर विश्व में की जाए तो देखिए आप इसको कमेंट करके बताएंगे तो इससे ये भी पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो रखी है। ठीक है ना, तो हम रोज 1 से 2 क्वेश्चंस आप लोगों से करते रहेंगे जिससे आप लोगों के बारे में ये चीज पता चल पाए कि हाँ आप लोगों की तैयारी कितनी हो रखी है। और ये क्वेश्चंस जो भी हम बताते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वही क्वेश्चंस हम आप लोगों से बोलते हैं कि आप लोग कमेंट करके हमें बताएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाता है, हरित क्रांति संबंधित है। तो भाई हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि के व्यापारीकरण से, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से, या पशुधन से, या कृषि उत्पादन वृद्धि से। अब देखिए ये तो आपको पता है कि हरित क्रांति कृषि के लिए ही हुई है, हरित क्रांति का मतलब यही है। लेकिन किस लिए हुई है? कृषि के व्यापीकरण के लिए हुई यानी व्यापारीकरण के लिए हुई है, या कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए हुई है? किसमें हुई है? तो कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। भाई कृषि से संबंधित तो चीजें हैं लेकिन उससे भी डीप में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से। और इसमें जैसे अच्छी उपज के लिए, है ना, अच्छी उपज के लिए उत्तम किस्म के बीज कैसे क्या हो और कैसे अच्छी फसल उगाई जाए, ये सभी चीजें तो इसके लिए हुआ, यानी कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से संबंधित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे वो तो हो चुके हैं आपके कंप्लीट, यानी पवन सीरीज के। और राजन सीरीज भी आपको यानी कंप्लीट कराई जाएगी, आप लोगों के लिए कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को भी हम लोग थोड़े से अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस भी देखेंगे और उसके बाद सेशन को वाइंड अप करेंगे। और आप लोगों की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उनको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्लास ज़रूर अटेंड किया कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है और लगभग फरवरी के दूसरे वीक में आप लोगों के एग्ज़ाम होने संभावित है। ऐसा नहीं कि अभी डेट आ गई है, लेकिन संभावनाएं हैं और कुछ चीज़ें संभावनाओं पर ही निर्भर होती हैं कि हाँ भाई फरवरी के 2nd वीक में होने हैं तो उसी अकॉर्डिंग तो तैयारी करनी है ना। वो बात अलग है, हफ्ता भर या 2-3 दिन या 4 दिन आगे पीछे हो जाए वो बात नहीं होती है, लेकिन है तो फरवरी में ही, है ना। तो चलिए हम लोग जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं उनको भी कंटिन्यू करते हैं और कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है कि गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे। तो भड़ूच तथा ताम्रलिप्ति इस युग के प्रमुख बंदरगाह थे। और जल के स्रोत कौन कौन से हैं लिखिए। तो भाई जल के स्रोत वर्षा हो जाती, भूतल, प्रवाह, झीलें, जलप्रपात, शिव समुद्रम इत्यादि जल के स्रोत हो जाते हैं। और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जलप्रपात क्या है स्पष्ट कीजिए। तो जलप्रपात क्या हो जाता है, तो पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी या नालों को जलप्रपात कहा जाता है। यदि गिरने वाला पानी एक बहुत बड़ी धारा के रूप में काफी ऊंचाई से गिरता है
तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे महाजलप्रपात कहते हैं। भाई क्वेश्चन आ जाए कि महाजलप्रपात किसे कहते हैं, तो काफी ऊंचाई से गिरता है तो उसे महाजलप्रपात कहते हैं, और यदि गिरने वाली पानी की धारा पतली होती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। भाई जलप्रपात और महाजलप्रपात में यही तो अंतर है, क्योंकि क्या है कि ऊंचाई से गिरता है तो महाजलप्रपात, और गिरने वाली जो पानी की धारा होती है वो पतली है तो जलप्रपात। ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, ये अरे ये तो हमने पढ़ा नहीं था, और जबकि आप ही के कोई मतलब ऐसा तो है नहीं, आपकी सीरीज में भी है प्लस क्वेश्चन में है, लेकिन क्वेश्चन के बीच से उठा लिया जाता है। तभी तो कहते नहीं कि सोशल साइंस का पेपर, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत टफ नहीं होता है, चीजों को क्या करना होता है, समझना होता है। फिर उसके बाद देखिए आपका हो जाता है भूमिगत जल का क्या महत्व है। तो भूमिगत जल का महत्व जो हो जाता है, भूमिगत जल अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ग्राउंड वाटर कहते हैं, है ना, यानी अंदरूनी पानी पृथ्वी के अंदर, है ना, या भूगर्भिक जल धरती की सतह के नीचे चट्टानों के कणों के बीच अंतकाश या रंध्राकाश में मौजूद जल को कहते हैं। भूजल एक मीठे पानी के स्रोत के रूप में एक प्राकृतिक संसाधन है और मानव के लिए जल का अत्यधिक महत्व है। छत्रक शिला क्या है, तो पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपर्दन का कार्य धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है। इस प्रक्रिया में पवन चट्टान के निचले भाग को घिस देती है, परंतु उसका ऊपरी भाग प्रभावित रहता है और छतरी के आकार की भांति खड़ा रहता है। इसे क्या कहते हैं, छत्रक शिला कहते हैं। बालका स्तूप का निर्माण कैसे होता है, तो मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई रुकावट आती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें बालुका स्तूप कहते हैं। और ये मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक बनते हैं। इनका आकार गोल, नवचंद्राकार और अनुवृत्ताकार होता है, और नवचंद्राकार या चापाकार बालुका स्तूप को बरखान भी कहते हैं। भाई क्वेश्चन आ जाए कि बरखान किसे कहते हैं, तो नवचंद्राकार और आवृत्ताकार होता है। और कौन है, तो मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई रुकावट आती है तब पवन का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरती पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इसे ही तो बालुका स्तूप कहते हैं ना। तो बस यही आपको लिखना है। और वायु क्या है, वायु के गर्म होने का क्या परिणाम होता है, तो वायु पंच महाभूतों में से एक है। वायु वस्तुतः गैसों का मिश्रण है, जिसमें अनेक प्रकार की गैस जैसे जारक, प्रांगार, द्विजारीय, नाइट्रोजन, उद्यन आदि। वायु के गर्म होने पर ओजोन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईस्वी पूर्व में मौर्य अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मौर्य अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आज की सेकंड, देखिए अभी आज की जो सीरीज हो जाती है तो उसमें भी 3 क्वेश्चंस यानी 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो उनको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और सेशन पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का सीमा विस्तार कहां से कहां तक था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। अगला क्वेश्चन हो जाता है आज की सीरीज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत क्या है, तो चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा मैगस्थनीज की इंडिका ग्रंथ हो जाती है। और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं और उसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं, और हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तो आप लोग इस क्लास को भी देखिए, अच्छे से चीज़ों को समझिए, कहीं पे कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया, तो चंद्रगुप्त ने 316 ईस्वी पूर्व में संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। कब कर लिया, तो चंद्रगुप्त ने 316 ईसा पूर्व में। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सेशन होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।